रिकॉर्डिंग शुरू कर लो और फिर हम आज के इस आयोजन में जुड़े आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि विदित है कि न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन एवं अदम्य ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉक्टर अंबेडकर चेयर, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, BIU कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड जर्नलिज्म, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ये, आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन, एकलव्य विश्वविद्यालय अमरावती, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, थाईलैंड हिंदी परिषद, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, शासकीय रामानुज प्रताप सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय और बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं उनके संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पत्रकारिता के 9वें वर्ष के अवसर पर 30 मई से 30 जून 2025 तक मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता माह 2025 के अंतर्गत हिंदी पत्रकार एवं लेखक बालकृष्ण भट्ट की 182वीं जयंती के अवसर पर आज हम इस छोटी सी वार्ता का आयोजन हमने किया है, जिसका विषय है हिंदी में उच्च शिक्षण संस्थानों में जनसंपर्क कार्य। और आज वार्ता के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं इस विषय पर जो विषय विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हृदय नारायण तिवारी। आप पिछले कई वर्षों से एकलव्य विश्वविद्यालय के जनसंपर्क कार्यों को देख रहे हैं, तो आपसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और जनसंपर्क उच्च शिक्षण संस्थानों का जनसंपर्क है, उस हिंदी में कैसे किया जा रहा है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, अलग अलग जो हमारी जिज्ञासाएं हैं हमारी और हमारे दर्शकों श्रोताओं की, उन पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, जो कि पूर्व महासचिव हैं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के, और साथ ही वर्तमान समय में साहित्य संकाय त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता के पद पर अपना मार्गदर्शन सभी जो संकाय के विभाग हैं, उनके शिक्षक हैं और जो वहाँ के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उन सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। और हमें भी आपका मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच जल्दी ही जुड़े प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, जिनको करीब 2 दशकों से अधिक का, लगभग 2.5 दशकों का दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का अनुभव है। 40 से अधिक उनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। और विस्तार से परिचय जैसे ही वो जुड़ेंगे हम उनको आमंत्रित करेंगे, तब बात करते हैं। और अभी मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने आशीर्वचनों के साथ इस वार्ता का शुभारंभ करें। माननीय प्रोफेसर विनोद मिश्र जी। सभी को नमस्कार। तिवारी जी, शुक्ल जी और सुदूर मॉरिशस से जुड़े हमारे मित्र, इनके साथ 5 वर्ष का घनिष्ठ लगाव, आभासी मंच से ही सही जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और इसी बहाने हम किसी न किसी साहित्यकार को भी याद कर रहे हैं। आज बालकृष्ण भट्ट की 182 जयंती है। त्याग में जन्मे और ऐसा हम तो उन्हें नाट्यकार के रूप में जानते हैं, पत्रकार के रूप में जानते हैं। एक पत्रिका हिंदी प्रदीप, जिसका 32 वर्षों तक संपादन करना है, ये सामान्य बात नहीं है। और उस जमाने की पत्रिका बहुत ही सम्मानित पत्रिका है, जब संसाधन बिल्कुल नहीं थे। और ऐसे समय में 32 वर्षों तक ये उनकी भाषा के प्रति प्रतिबद्धता, पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता, देश के प्रति, क्योंकि ये उस पीढ़ी के कलम के सिपाही थे जिन्होंने कलम कभी गिरवी नहीं रखी और कभी झुके नहीं, रुके नहीं। विपरीत परिस्थितियों में सबसे कठिन होता है अखबार निकालना और खरी खरी बातें लिख देना, कह देना, शासक का पिट्ठू न बनना। ये उन दिनों की पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता, विशेष रूप हिंदी पत्रकारिता जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, इसका बहुत बड़ा अवदान, बहुत बड़ा योगदान
आज इसी बहाने हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो इसके लिए विशेष रूप से न्यू मीडिया सिविल संसार ग्लोबल फाउंडेशन, अदम्य ग्लोबल फाउंडेशन, तमाम संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उन सबके प्रति बिल्कुल विनयावनत भाव से क्या आप इसी बहाने उस दौर की पत्रकारिता को भी याद करेंगे, और जो मुख्य विषय है हिंदी में उच्च शिक्षण संस्थानों में जनसंपर्क का कार्य, इस पर भी चर्चा होगी। और अपने साथ एक अच्छे विद्वान प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी जुड़ेंगे, और तिवारी जी जुड़ चुके हैं, और शैलेश शुक्ल जी के हाथ में लगाम है। कभी कभी संचालकों के हाथ में हंटर होता है, लेकिन इनके हाथ में हमेशा लगाम रही है और लगाम अच्छी चीज है। तो सभी को बधाई देते हैं, और एक लंबी यात्रा, महीने भर की यात्रा, और शुक्ल जी के दुस्साहस को सलाम करना पड़ेगा। अमूमन कोई करता नहीं है, हम लोग तो एक दो दिन औपचारिक कार्यक्रम करके और अपनी ही पीठ थपथपा लेते हैं। ऐसे में शुक्ल जी ने जो बीड़ा उठाया कि महीने भर का कार्यक्रम, मेरे जैसा निष्क्रिय व्यक्ति भी कभी कभी कन्नी काट जाता है, नहीं जुड़ पाता है परिस्थितियों के चलते, लेकिन मेरी इच्छा होती है कि मैं बार बार जुड़ता ही रहूं या जुड़ा ही रहूं, क्योंकि कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। 35 वर्ष बीत गए, लेकिन लगता है कि अभी केवल 35 वर्ष बीते हैं, और वो घड़ा अभी भी रीता है। तो उस घड़े को भरने में कई जन्म लेने पड़ते हैं, और विद्यार्थी हमारे भीतर का जिंदा रहे, सबके भीतर के विद्यार्थी जिंदा रहे, वो भाव जिंदा रहे जिसमें सीखने की प्रवृत्ति हो, और कोई अहम न हो कि हम बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, और विनम्रता ही हमारी पूंजी है। कभी कभी लोग अन्यथा ले भी लेते हैं। मैं मॉरिशस में था तो लोग कहते थे कि प्रोफेसर जी आप बहुत सीधे महासचिव जैसे नहीं लगते हैं, थोड़ा सा आपको कड़क होना चाहिए। हमने कहा मेरे भीतर का अध्यापक मुझे कड़क नहीं होने देता। वहाँ एक रजिस्टर हुआ करता था शुक्ल जी, जिसमें जी। जो थे मिलने वाले लोग, उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता था। मैंने उस रजिस्टर को न जाने कहाँ छिपा के रख दिया। हमके नहीं, इस देश का कोई रचनाकार आता है जो मुझसे बड़ा है, इस देश को बहुत कुछ दिया है, मॉरिशस जैसे देश को, वो जी। रचना करता है, तो उसे हम ससम्मान अपने पास बिठाएंगे, काम तो होता रहेगा। बाकी तो क्लर्कियल काम था। तो उन लोगों के साथ जो जुड़ाव लगाव, और एक तल का ही सचिवालय था, लेकिन लिफ्ट की व्यवस्था थी कि कुछ ऐसे भी रचनाकार हैं जिनके बुढ़ापे में हाथ पैर, और क्या जिजीविषा वहां के लोगों की। अब तो धीरे धीरे लोग छूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों का दर्शन का लाभ मिला है। पैर कटा है फिर भी चले आएंगे, ऐसे लोग बूढ़े हो गए हैं फिर भी चले आएंगे, कांपते कांपते, हाथ पैर हिल रहा है। तो ऐसी जिजीविषा, ऐसा अदम्य साहस, ये हिंदी के सिपाही थे उस गिरमिटिया देश में, जिसके उत्तराधिकारी अब बैठे हुए हैं हमारे सामने। इनसे भी हम उसी तरह से उम्मीद करते हैं कि हिंदी की जो लौ है, क्योंकि हिंदी की लौ अगर बुझेगी तो भारतीयता की लौ खत्म हो जाएगी, संस्कृति खत्म हो जाएगी, और सबसे पुरानी जीवित सभ्यता खत्म हो जाएगी। एक बड़े गर्व से हम कहते हैं कि भारत के बाहर मॉरिशस एक ऐसा देश है जो हिंदी का देश है, भारतीय संस्कृति का देश है। सारे त्योहार जिस उत्साह से मनाए जाते हैं, मैं तो हतप्रभ होकर देखता था कि शिवरात्रि के दिन पूरा देश शैव हो जाता था। तो ऐसा देश जहां मुझे भी रहने का अवसर मिला, दुनिया को देखने समझने का अपने ढंग से, तो ये कारवां चलता रहे, इस तरह का कार्यक्रम होते रहे। कल हम लोग बन्नीवनत को भी उनका भी स्मरण करेंगे। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, गद्य कविताएं भी बेजोड़ लिखी। तो और उन्हें तो मॉरिशस का प्रेमचंद ही कहा जाता है। क्या विनम्रता थी। हमने तो जीवन के अंतिम दिनों में, तो 4 साल शेष था जीवन जब मिला, और विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान ही उन्होंने देह त्याग किया। तो ढेर सारी लोगों की स्मृतियां, और इसी बहाने उन सबको याद करते रहे, क्योंकि पूर्वज ही हमारी पूंजी है। उन पूर्वजों के कृत्य हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। तो बहुत कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आ, अन्य लोगों को भी सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ल जी आपको, तिवारी जी स्वागत आपका, और जो भी मित्र दिख रहे हैं मंच पर सबका स्वागत है।
धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। हमारे बीच राजा राम शिवाले जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉरिशस से हमारी बहन कल्पना लाल जी, मैं चाहूंगा कि अगर संभव हो तो कैमरा ऑन करें। स्वास्थ्य में आपके सुधार हुआ या नहीं, ये विशेष रूप से जानने की इच्छा है। अनम्यूट कर लीजिए दीदी, आप अभी म्यूट पर हैं। हाँ, नमस्कार सभी को, इस कार्यक्रम से जो लोग जुड़े हुए हैं। बस तबीयत थोड़ी जो है ना, आजकल मौसम यहाँ का खराब है तो तबीयत भी ऐसी ही चल रही है, बस और कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा मैं सुन तो लूं। जी जी, चलिए ईश्वर आपको जल्द स्वस्थ करें। इसी शुभकामना के साथ हम कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से श्री प्रकाश पाल जी जुड़े हुए हैं। हरीश अरोड़ा जी मुख्य अतिथि कार्यक्रम के थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे बीच। तब तक हम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। और आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे साथ जो वार्ता करने के लिए उपस्थित हैं, आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हृदय नारायण तिवारी जी। आपके हृदय में नारायण भी है और आप तिवारी तो हैं ही, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप एकलव्य विश्वविद्यालय में अभी आप सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और विगत 13 वर्षों से आपको बीएड के छात्रों को और हिंदी विभाग में अध्यापन का अनुभव है। आपने विश्वविद्यालय द्वारा दी गई बहुत सी जिम्मेदारियों का वहन किया है और सबसे विशेष बात यह है कि पिछले बहुत से वर्षों में आपने वहाँ पर जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उन सब की रिपोर्टिंग का और उसके प्रकाशन का कार्य किया है। मतलब जनसंपर्क अधिकारी के रूप में, या ये कहें कि संपर्क अधिकारी के रूप में, कुछ जगह संचार अधिकारी भी कहा जाता है। और मैं पीएसयू में हूँ तो यहाँ पर उस पद को कॉरपोरेट कम्युनिकेशन ऑफिसर या अलग अलग इस तरीके के डेजिग्नेशन दे दिए जाते हैं। काम कमोबेश वही है। तो आपके इस अनुभव का लाभ आज के जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको मिलेगा, जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बाद में इस वीडियो से जुड़ेंगे, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका डॉक्टर हृदय नारायण तिवारी जी। और मैं बिल्कुल शुरू करता हूँ समय व्यर्थ ना गंवाते हुए। मैं तिवारी जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि व्यवहारिक रूप से जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, विशेष रूप से आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि जनसंपर्क जैसी जो पूरी प्रक्रिया है, इसका क्या महत्व है? थोड़ा आवाज जी मुश्किल, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं है। पहले तो बहुत अच्छी आवाज आ रही थी। न्यू मीडिया जी, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ अभी आई। आवाज में गड़बड़ है तिवारी जी, इसको या तो हटा दीजिए, जो ईयरफोन है ना, फोन निकाल के बात कीजिए एक बार, उसको निकाल दीजिए। कई बार वो ठीक से काम नहीं करता। सुनने के लिए ठीक है लेकिन में आवाज नहीं ले पाता। काशीनाथ जी आप अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। जी जी, हेलो सर, आवाज आ रही है? अब बिल्कुल स्पष्ट है जी। मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराता हूं क्योंकि थोड़ी अव्यवस्था हो गई थी। तिवारी जी, हम और आप, हमारे जो दर्शक हैं, वो जानना चाहेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यवहारिक रूप से जनसंपर्क का क्या महत्व है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। सर नमस्कार। न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन एवं अदम्य ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से देश के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से जो 32 दिनों का यह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, और उसके मूल केंद्र में जो डॉक्टर शुक्ला जी हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नहीं, उसकी प्रेरणा में पूरे केंद्र में माननीय मिश्रा जी हैं। आपको की जानकारी के लिए विशेष रूप में कि जिस समय में, क्योंकि समय तो वही है सभी के पास, एक दिन में या एक सप्ताह में या एक महीने में
हम लोग ये समझते हैं कि विश्वविद्यालय में कि महीने में या 2-4 महीने में एक आध कार्यक्रम करवा लें, वो भी राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और उसको करने में पूरा संसाधन जुटाते हैं और तब वह कर पाते हैं। और वह कार्य, उससे कहीं बहुत बड़ा कार्य, कई प्रतिष्ठित विद्वानों को एक साथ मंच पर लाना और उनके विचारों को, उनके अनुभवों को हम सभी तक पहुंचाना, ये आपने जो बीड़ा उठाया है उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम सर। हिंदी पत्रकारिता के जो 200 वर्ष पूरे, उसके अवसर पर जो ये 32 दिनों का महायज्ञ चल रहा है, उसमें हर रोज, हर शाम एक नई चीज सीखने को मिल रही है। और उसका कारण भी है, उसका कारण ये है कि आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में जिस तरीके से विद्वज्जनों को एक मंच पर लाया जा रहा है और उनके अनुभव का लाभ जो जुड़ रहे हैं उनको तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को, चाहे वह स्कूल की शिक्षा की बात करें, चाहे महाविद्यालय शिक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, साथ ही साथ समाज को एक नई दिशा देने का जो कार्य हो रहा है इस मंच के माध्यम से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्व हिंदी सचिवालय के पूर्व महासचिव और वर्तमान में अधिष्ठाता साहित्य संकाय त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही आज के कार्यक्रम में अभी कुछ ही समय में जुड़ेंगे जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी हैं मुख्य अतिथि के रूप में। साथ ही इस आभासी पटल पर जितने विद्वज्जन जुड़े हैं सभी सुधीजनों को मैं प्रणाम करता हूं। जहां तक प्रश्न है जनसंपर्क का, हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में जनसंपर्क की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आवश्यकता इस बात के लिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि अभी बहुत से संस्थान या बहुत से महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर जनसंचार के नाम पर लगभग शून्य की स्थिति में है। और उसका कारण ये है कि हम जिस तरीके से जनसंचार को या जनसंपर्क को हमें स्थापित करना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। और उसके कारण, उसके केंद्र में जो मूल कारण है वह है प्रशिक्षण का अभाव। जब तक हम प्रशिक्षित जनसंपर्क अधिकारी या जनसंपर्क सेवक के रूप में किसी को नियुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी संस्थान की, अपने महाविद्यालय की, अपने विश्वविद्यालय की जो प्रतिष्ठा है, जो उसका कार्य है, जो उसका शोध कार्य है, या जो देश के लिए उस संस्थान में कार्य हो रहा है, वह हम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और उसके पीछे मूल कारण यही है कि प्रशिक्षण का अभाव। तो हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से हम उच्च शिक्षा में शिक्षकों के साथ साथ जो हमारे शोधार्थी हैं, और शोधार्थियों की बात भी आप एक साइड में रखिए, हमें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि जो नया दौर है वह नई मीडिया का है। और इस नई मीडिया में हम सभी को बिना प्रशिक्षित हुए उस क्षेत्र में प्रवेश करना एक बेईमानी साबित होगी। और निश्चित तौर पर मुझे गर्व है इस बात का कि न्यू सृजन मीडिया जो ग्लोबल फाउंडेशन है और अदम्य ग्लोबल फाउंडेशन यह बीड़ा उठाया है और निश्चित तौर पर उसमें साकार सही दिशा में अपना योगदान दे रहा है। जी शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। यहाँ पे मैं भी कुछ वर्षों से जो है, पिछले करीब 1.5 दशकों से उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़ा रहा। माननीय मिश्रा जी भी जानते होंगे कि अभी यूजीसी इस चीज को लेके जो है बहुत उदार हुआ है, और यूजीसी ने पीआरओ की जो पोस्ट है वो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दी है पिछले 10-15 वर्षों में, 10 वर्षों में, जहां तक मुझे याद है। या मिश्रा सर और थोड़ा पहले से? अभी आप म्यूट पर हैं। ये व्यवस्था तो थी पहले से, लेकिन पद भरे नहीं गए हैं। पता नहीं पद है भी कि नहीं है। किसी न किसी अध्यापक को या अधिकारी को दे दिया जाता है दायित्व। वो दायित्व देना एक अलग चीज है, लेकिन अभी क्या है, यूजीसी ने उसके लिए अलग से पद भी दिया है। और जब तक नहीं होता तब तक तो चाहे हिंदी अधिकारी हो, कानून अधिकारी हो या जनसंपर्क अधिकारी हो,
केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साथ मेरा जो अनुभव महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का रहा, वहाँ पे बहुत ही समृद्ध जनसंपर्क विभाग है, जिसमें 2-3 असिस्टेंट, एक जो है जनसंपर्क अधिकारी और एक निदेशक जनसंपर्क, मतलब बड़ी टीम, 5-6 लोगों की पूरी टीम, और एक बहुत बड़ा करीब 2000 स्क्वायर फीट का जो हॉल है वो दिया गया है केवल जनसंपर्क के लिए। तो मैं समझता हूँ एक जनसंपर्क जो है वो बहुत ही जैसा कि तिवारी जी ने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी, न सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थान के लिए बल्कि किसी भी संस्थान के लिए। तो इसी महत्व को आधार मानते हुए हमने आज की ये चर्चा रखी है। मैं तिवारी जी से ये भी जानना चाहूंगा कि आपका जो अनुभव है उसमें आप जनसंपर्क और जो प्रचार है उसको कैसे अलग करते हैं? तिवारी जी, क्या अंतर है जनसंपर्क में और प्रचार में? जनसंपर्क और प्रचार का जहां तक सवाल है सर, कि जनसंपर्क जो है वो सत्य पर आधारित है और प्रचार में मिथ्या चीजें भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन जब हम जनसंपर्क की बात करते हैं उसमें सत्यता की कसौटी पे हमें हमेशा खड़े रहना पड़ेगा। और इसकी जो मूल अवधारणा है वह इसी बात पर निश्चित करती है कि हम अपने संस्थान को किस सत्यता की कसौटी पर लेकर के चल रहे हैं और जिस रूप में हम उसे प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। यदि हम छोटी सी भी कमी रखते हैं तो वह समाज के लिए कितना घातक सिद्ध हो जाएगी इसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई हम तथ्य समाज के सामने या लोगों के सामने या किसी पटल पर लाएं तो उसकी वस्तुनिष्ठता और शुद्धता का मूल्यांकन अवश्य कर लें। और फिर से वही बात आती है कि उसकी वस्तुनिष्ठता और मूल्यांकन हम तभी कर पाएंगे जब हम उसमें प्रशिक्षित होंगे। हम में स्वयं में ज्ञान नहीं होगा, हम स्वयं में शुद्ध नहीं होंगे, हमें स्वयं विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, तो हम उसके तथ्य को कैसे प्रामाणिक मान सकते हैं या कैसे सत्य कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए तिवारी जी मैं जानना चाहूंगा कि जो जनसंपर्क अधिकारी हैं, जैसे आप भी उस रूप में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको एक जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति करनी है और वो केवल प्रभारी ना हो के पूर्ण प्रभार के साथ, पूर्ण दायित्व के साथ आए, तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ये खासतौर पे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी एक अच्छा उत्तर होगा आपका। ऐसी कौन सी तैयारी करनी चाहिए विद्यार्थियों को कि जनसंपर्क के क्षेत्र में वो अपना करियर बना सके? शुक्ला जी, सबसे पहली बात तो जो जनसंपर्क अधिकारी हो उसको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हम जिस भाषा में अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वह संप्रेषण का माध्यम, जो चीज हम बताना चाह रहे हैं, ठीक उसी रूप में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन हमारे संप्रेषण का जो तरीका है उसमें यदि कमी है तो वह ज्ञान कहीं ना कहीं पीछे आ जाता है। इसलिए ज्ञान कम हो चलेगा, लेकिन जो हम जिस चीज को जिस रूप में कहना चाह रहे हैं वह समाज तक या लोगों तक उसी माध्यम से या उसी रूप में पहुंच रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है जी। इसलिए जनसंपर्क अधिकारी का जो मूल दायित्व है कि वह भाषा की शुद्धता, और शुद्धता में दोनों चीजें, वर्तनीगत और लेखनगत, दोनों चीजें शामिल हैं। हम बोल तो अच्छा रहे हैं लेकिन लिखने में त्रुटि हो रही है। आजकल हम समाचार पत्र उठाते हैं, उसमें देखते हैं कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे है करना है, कहाँ पे है करना है, इसका फर्क ही नहीं मालूम है। माँ में चंद्रबिंदी लगाना है या अर्धचंद्र लगाना है, इसका ज्ञान नहीं है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम जो तथ्य परोस रहे हैं या जो चीजें हम अपने संस्थान के लिए या अपने दल के लिए हम दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, कहीं वह हमारे लिए घातक सिद्ध न हो जाए। तो इसमें भाषा जो है सबसे प्रमुख केंद्र है कि हम जिस रूप में पहुंचाना चाह रहे हैं उस रूप में वह भाषा या वह बात
उसी भाषा में पहुंच रही है कि नहीं, ये बड़ी बात है। तो भाषा का ज्ञान होना, वो भी वर्तनीगत और उच्चारणगत शुद्धता विशेष रूप से। दूसरी बात है कि हम कितने सत्य बात पहुंचा रहे हैं। सत्यता का बोध होना चाहिए कि मान लीजिए कोई संस्थान है या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय है, वह कोई आयोजन करा रहा है। अब आयोजन कराने के बाद समाज में जो बता रहा है कि हमने यह आयोजन किया या कराया, वह कहाँ तक प्रामाणिक है। तो प्रामाणिकता की कसौटी पर खरा होना, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो है आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अरोड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके आदेश अनुसार हमने कार्यक्रम को शुरू कर दिया अध्यक्ष महोदय की अनुमति देते हुए। और मैं नमस्कार जी, मैं चाहूंगा कि जो हमारी वार्ता चल रही है उसको थोड़ा सा रोकें और इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा, कुछ वचन आपके सुने हम, और फिर हम कार्यक्रम में थोड़ी सी चर्चा चलने दें, उसके बाद में ठीक ऐसा तो जी ठीक है। तो हम अगला प्रश्न लेते हैं। तिवारी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाषा की शुद्धता, और वो प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो वर्तनी के स्तर पर हो या वाक्य संरचना के स्तर पर हो। आपने ये भी चर्चा की कि कहाँ पर एक वचन प्रयोग करना है, कहाँ बहुवचन प्रयोग करना है, कहाँ स्त्रीलिंग होना चाहिए, कहाँ पुल्लिंग होना चाहिए। तो इस तरीके के जो भाषा की शुद्धता को लेके अलग अलग आयाम है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। भाषा पे ही मैं एक और प्रश्न जो है मेरे भीतर उठ रहा है, मेरी जिज्ञासा है कि जनसंपर्क में हिंदी के महत्व को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप एक निजी विश्वविद्यालय में हैं, वहाँ अंग्रेजी का बोलबाला होगा, और हिंदी के महत्व को जनसंपर्क में कैसे आप देखते हैं? इस पे थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जहां तक हिंदी की महत्व की बात है सर, वर्तमान का जो दौर है वह पूर्णतः सोशल मीडिया का दौर है। और चाहे वह ग्रामीण अंचल हो, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो, अधिकतर युवा जो हैं वह सोशल मीडिया के किन्हीं किन्हीं माध्यमों से जुड़े हुए हैं। चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सभी का उपयोग कर रहे हैं। आज जो हमें देखने को मिल रहा है कि फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, उसमें यदि हम कोई पोस्ट कर रहे हैं और उसमें यदि हिंदी भाषा में कुछ वाक्य या कुछ लिखा हुआ है, तो उसको व्यक्ति बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है इस समय की, और यह हमें स्वीकार करना होगा कि न केवल शहरी क्षेत्रों में, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, लगभग हर व्यक्ति के पास इसमें मोबाइल है। और ग्रामीण अंचल में अधिकतर उपयोग जो है वह फेसबुक का किया जा रहा है। उस फेसबुक पर जो भी पोस्ट इस समय आ रही हैं, कोई भी चाहे संस्थान करे या कोई स्वयं का व्यक्ति अपना स्वयं का पोस्ट कर रहा है, या फिर कोई राजनीतिक दल कर रहा है अपनी लोकप्रियता के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, तो निश्चित तौर पर वह यह बात देख रहा है कि जो पाठक है या जो इसको चलाने वाला व्यक्ति है वह किस भाषा को स्वीकार कर रहा है। तो यह बताने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि वर्तमान का जो दौर है वह हिंदी भाषा का दौर है, और हिंदी भाषा को लोग बड़े ही सहज रूप में, क्योंकि यही एक ऐसी भाषा है, क्योंकि भाषा अपने आप में सभी श्रेष्ठ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब हम मातृभाषा हिंदी की बात करते हैं और जिस भाषा में हमने अपने आप को पाल पोष के बड़ा किया, उस भाषा की बात करते हैं, तो उस भाषा में यदि हमें कोई विषय वस्तु प्राप्त होती है तो बड़ी ही सहज और बड़े ही अदम्य तरीके से हम उसको ग्रहण कर पाते हैं, और उसका परिणाम भी बहुत दूरगामी होता है। मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा और अलग तरीके से जानना चाह रहा हूँ, जो बात आपने छुई है अभी, कि आप दोनों भाषाओं में काम करते हैं, तो
आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी में जनसंपर्क करना अधिक प्रभावशाली है या हिंदी में? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें डॉक्टर बिल्कुल तिवारी। बिल्कुल सर, जहां तक मेरा मानना है कि जो मेरा अनुभव रहा है कि जनसंपर्क के मूल में जो मूल भाषा के रूप में इस समय लिया जा रहा है वह हिंदी को ज्यादा प्रश्रय दिया जा रहा है। जी। वो दौर अलग रहा होगा जिसमें अंग्रेजी को अहमियत दी जा रही थी, लेकिन इस समय यदि आप अपनी बात को या अपने तथ्य को या अपने विषय वस्तु को हिंदी भाषा में रख रहे हैं तो वह बेहतर तरीके से उसको बेहतर मंच मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक पीड़ा है कि पीड़ा इस बात की है कि जो आज भी जो हिंदी भाषा के शिक्षक हैं उनको थोड़ा सा हेय दृश्य देखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं पर यदि कोई कार्यक्रम विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में हो और मंच संचालन करना हो तो उसमें कहेंगे हिंदी वाले को बुलाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो दुविधा की स्थिति है इसको दूर करने की आवश्यकता है। संचालन के लिए हिंदी वाले संचालक ढूंढे जा रहे हैं। अच्छी बात है। नेता लोग भी जब आते हैं वोट मांगने तो वो भी हिंदी बोलते ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और चीज इसी दोनों भाषाओं से जुड़ी हुई फिर से मैं दोहराना चाहूंगा दर्शकों के लिए, आप दोनों भाषाओं में यदि काम कर रहे हैं तो क्या हिंदी में जब आप जनसंपर्क से संबंधित सभी काम करते हैं, चाहे वो नोट्स लेना हो या पूरी रिपोर्ट तैयार करना हो, उसको प्रेस में भेजना हो, कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करना, तो भाषा के स्तर पर हिंदी में काम करने में क्या कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, और अगर रही तो वो कौन कौन सी चुनौतियां रही आपके सामने? हेलो। निश्चित तौर पर सर, जब कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें चुनौतियां तो होती हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि जब तक जीवन है तब तक चुनौतियां हैं, जिस दिन जीवन समाप्त होगा उसी दिन चुनौतियां समाप्त होंगी। तो हम चुनौतियों को ध्यान में न रखें, बल्कि हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने कार्य को किस रूप में बेहतर कर पाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी जब हम शुभ कार्य करते हैं तो उसमें अड़ंगा लगाने वाले किंतु परंतु वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उस किंतु परंतु से आगे कैसे बढ़ा जाए ये बताने वालों की संख्या कम होती है। तो निश्चित तौर पर जब हम कोई भी विषय वस्तु का लेखन करते हैं या फिर कोई कार्यक्रम हुआ उसका प्रतिवेदन तैयार करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती इस बात की आती है सर, और बड़े हंसे की मजाक की बात है कि कार्यक्रम हो गया, उस कार्यक्रम में अच्छा कार्यक्रम कोई एक व्यक्ति नहीं करता, उसको कई लोग मिलकर के करते हैं निश्चित तौर पर। अब शब्दों की अपनी एक सीमा है कि हमें अखबार में या प्रिंट मीडिया में या छपने के लिए हमें कितना देना है। अब उस दौरान में यदि कोई विषय वस्तु किसी का नाम यदि छूट जाता है तो इतना बुरा मान जाते हैं कि रात में फोन आएगा, साहब आपने हमारा नाम नहीं लिखा, हमने तो पूरा काम किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सर, यदि माना जाए तो। और फिर से मैंने वही कहा कि चुनौतियां तो जीवन में ढेर सारी हैं, ये सब तो सामान्य चीजें हैं, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, और मेरा जो अनुभव है पिछले 13-14 वर्षों में राजभाषा अधिकारी के रूप में, हमें संचार अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व दिया जाता रहा। केवल नाम की बात नहीं है, लोग फोटो के लिए भी झगड़ा करने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी मासिक गृह पत्रिका प्रकाशित होती है तो हर महीने किसी न किसी को ये शिकायत जरूर रहती है कि मैं भी वहां था लेकिन मेरी तो फोटो नहीं आई है। तो ऐसी शिकायतें बनी रहती हैं, ये तो हमेशा बनी रहेंगी, क्योंकि सबकी तस्वीरें दिए जाना संभव भी नहीं होता है। जो भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उन्हीं पर फोकस अधिक रहता है, बाकियों को तो शिकायत बनी ही रहती है। तिवारी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे अभी डिजिटल युग है और जनसंपर्क जो है बिना डिजिटल युग के प्रयोग, इसमें ठीक से इसका प्रयोग किए, बिना संभव नहीं है। मैंने देखा कि आपके विश्वविद्यालय में भी ट्विटर,
जिसको एक्स कहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का प्रयोग जो है किया जा रहा है। तो जी जी हिंदी में जब हम प्रयोग कर रहे हैं खासतौर पे इन तीनों माध्यमों का, यूट्यूब भी आपका एक चैनल है जिसपे आप चीजें डालते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली माध्यम इनमें से कौन सा लगता है? किस पे रीच आपकी अधिक है तिवारी जी? प्रभावशाली इन माध्यमों में जो डिजिटल मंच है पूरा, उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन से लगते हैं आपको? इंस्टा, ट्विटर या बाकी जो है, आप क्या क्या और प्रयोग कर रहे हैं? मैं 3 से ही परिचित हूँ आपके यहाँ। क्योंकि सर मेरा विश्वविद्यालय है एकलव्य विश्वविद्यालय, उसमें ज्यादातर युवाओं की संख्या है, जो जुड़े हुए वर्ष हैं वो युवा हैं, और युवाओं में इस समय इंस्टाग्राम का क्रेज ज्यादा है। जब भी हम कोई भी कार्यक्रम कराते हैं तो उसको मात्र एक पहलू से नहीं देखते, कार्यक्रम कंप्लीट हुआ या फिर कार्यक्रम कराना है, उन सभी की विधिवत जो प्रतिवेदन है, उस प्रतिवेदन को फोटोग्राफ के साथ में हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और जो एक्स है उस पे अपलोड करते हैं। लेकिन जब जो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती है वह फेसबुक और इंस्टाग्राम से होती है सर। यही मैं जानना चाह रहा था। और यदि समग्र रूप से देखें, क्योंकि केवल डिजिटल मीडिया नहीं है, उससे पहले का जो पारंपरिक प्रिंट मीडिया है उसके लिए भी आप प्रेस रिलीज भेजते होंगे, शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी कुछ क्लिप्स भेजते हो। तो इन तीनों जो मीडिया है हमारे पास, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है और डिजिटल मीडिया, सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा मीडिया आपको लगता है जनसंपर्क के लिए? तिवारी जी, आपका माइक अभी ऑफ है। तिवारी जी, सर वर्तमान में यदि देखा जाए तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। वर्तमान में चूंकि समाचार पत्रों के जो पाठक हैं वो कम हो गए हैं, किसी के पास इतना समय भी नहीं है कि वो पूरा समाचार पत्र पढ़ें सर। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें कितने कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो सके, और उसका जो सबसे सस्ता और सरल माध्यम है वह हमें सोशल मीडिया, फेसबुक और इन सब पे मिल जाती है। बहुत से आजकल जो चैनल हैं उन चैनलों के माध्यम से भी हम विश्वविद्यालय या जितनी भी सामाजिक हलचल है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह सबसे सटीक माध्यम है, क्योंकि आज अखबार भी मोबाइल में ही आ गया है। तो मोबाइल के माध्यम से भी हम अखबार 2 से 3 मिनट में पूरा अखबार का वाचन कर लेते हैं। अब हम कितना वाचन कर पाते होंगे ये हमारे ऊपर काबू पर निर्भर करता है कि 12 पेज, 15 पेज या 20 पेज का अखबार यदि हम 5 मिनट में पढ़ रहे हैं तो उसमें से हम क्या ले रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि उसमें लेने लायक क्या है हमारे लायक, बात दोनों है। क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर खोलते हैं, समाचार पत्र उठाते हैं, तो उसमें पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज पूरा विज्ञापनों से भरा होता है, और उस बाजारवाद की होड़ में जो हमारे मूल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो इसके पाठकों में जो कमी आने की वजह है शायद वो भी हो सकती है। इसलिए सोशल मीडिया ही सबसे इस समय बेहतर माध्यम है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं और देश दुनिया में जो हो रहा है उसको सहज तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसमें सत्यता कितनी है, उसकी शुद्धता कितनी है। इसके लिए वही फिर से बात आ जाती है कि जब तक हम महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में युवाओं को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, उसको पाठ्यक्रम का आधार नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीजें जो अनबैलेंस हो रही हैं उसमें शायद या वो दुविधा हमेशा बनी रहेगी। जी जी, बिल्कुल सही कहा। और मुझे याद है कि उद्घाटन समारोह में आपके विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय ने भी कहा, और बात बिल्कुल सही भी है वो, कि डिजिटल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है और सभी युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो भी कुछ सोशल मीडिया पे हमारे सामने जबरदस्ती ठूसा जा रहा है, परोसा जा रहा है या सामने अनायास आ रहा है, उसमें से क्या सही है क्या गलत है,
उसका भेद कर पाना हम लोग सीखें। बिल्कुल अधिकांश लोग जो है फेसबुक या बाकी जो माध्यम है यूट्यूब और व्हाट्सएप विशेष रूप से, उस पर जो कुछ भी आ रहा है उसको सच मान लेते हैं और उस भ्रम से बहुत सारे नुकसान होते रहे हैं। और इसलिए ऐसा भी होता है कि जहाँ भी कहीं तनावपूर्ण स्थितियां होती हैं तो वो विश्व का कोई भी देश हो, वो उस क्षेत्र विशेष में सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाता है, ताकि जो अफवाहें हैं या जो नकारात्मक विचार है, भड़काऊ विचार है, वो ज्यादा ना फैले। एक और बात मैं तिवारी जी आपसे जानना चाहूंगा, आपने माध्यमों की बात कही कि जो डिजिटल मीडिया है, भले ही उसमें विश्वसनीयता का संकट है, वो अधिक प्रभावी है। अगर हम कंटेंट के फॉर्मेट की बात करें, मान लीजिए आपने रिपोर्ट लिखी, उस रिपोर्ट को आप कई तरीके से जो है वो अपने अलग अलग मीडिया में, विशेष रूप से सोशल मीडिया में डालते होंगे। इस कन्वर्जेंस के दौर में वो टेक्स्ट के रूप में भी जा सकता है, ऑडियो के रूप में भी जा सकता है, एनिमेशन के रूप में भी जा सकता है, एक फोटो गैलरी के रूप में भी जा सकता है, क्योंकि आपके पास ना तो स्पेस की कमी है और ना टाइम की। आप जितना मर्जी चाहें उतना अपनी वेबसाइट पे और सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट कर सकते हैं, या वीडियो भी हो सकते हैं। तो इन सब में कौन से जो प्रारूप हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो आप प्रयोग करते हैं और कौन से अधिक प्रभावशाली लगते हैं आपको? आप माइक को ऑन रखिए, 2 लोगों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइक ऑन रखिए, थोड़ा विलंब हो जाता जी। इसमें जो सबसे प्रभावशाली माध्यम है सर, कि जब हम उसको छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते हैं तो वह ज्यादा प्रभावी होता है। क्योंकि हमने व्हाट्सएप पर या फिर न्यूज़पेपर में हमने 1 पेज का 1.5 पेज का कोई मैटर दिया और वह पब्लिश हुआ तो लोग पढ़ना नहीं चाहते। हर व्यक्ति यह चाहता है कि कितने कम से कम समय में हम उसको बेहतर तरीके से जान पाएं। और जानने समझने का जो सबसे बेहतर तरीका है वह दृश्य श्रव्य ही है, ऑडियो विजुअल ही है। तो हम छोटी छोटी क्लिप बनाते हैं। हमारा विश्वविद्यालय कोई भी इवेंट हुआ उसमें हम छोटी छोटी क्लिप बनाते हैं और उस क्लिप के माध्यम से हम उसको प्रसारित करते हैं और उसका रिस्पांस मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रील का जो चलन है, कब घंटों घंटों बीत जाते हैं, वो इसी वजह से है कि जिसको ग्रेटिफिकेशन थ्योरी कहते हैं मास कम्युनिकेशन में, बहुत जल्दी संतुष्टि मिल जाती है। कई बार 30 सेकंड में या 40 सेकंड में, 50 सेकंड में आपको जो चाहिए वो मिल जाता है, और इसीलिए आपका जो अंगूठा है वो लगातार स्क्रॉल वाली प्रक्रिया में चलता रहता है, जिसको अप स्वाइप कहते हैं। बाकी एक दुनिया राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप वाली है, वो थोड़ी अलग दुनिया है जनसंपर्क से। प्रोफेसर अरोड़ा साहब हंस रहे हैं वो राइट और लेफ्ट वाली अलग प्रक्रिया है, पर यहाँ अप स्वाइप तो चलता ही रहता है। एक और चीज जो मैं जानना चाहूंगा तिवारी जी आपसे कि आपका जो लंबा अनुभव है, कोई ऐसा उदाहरण देंगे कि आपका जो हिंदी में जनसंपर्क का जो कार्य है या जो भी आपने कंटेंट दिया उसका कुछ विशेष प्रभाव पड़ा हो, या जो आप चाहते थे वो इस वजह से हो पाया कि वो कंटेंट हिंदी में था? कोई उदाहरण यदि आपको याद आ रहा हो। सर इसकी मूल वजह यही है कि जो कुछ भी मैं लिखता हूँ वह हिंदी में ही लिखता हूँ, और विश्वविद्यालय के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसका मंच संचालन भी मैं ही करता हूँ और हिंदी में ही करता हूँ जी। तो मेरी जो छवि है वो इसी बात के लिए है कि कोई कार्यक्रम है तो कार्यक्रम होने के बाद तिवारी जी से मिल लीजिए और हिंदी में बढ़िया और प्रतिवेदन तैयार कर देंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी तो बात इस बात का ये प्रमाण है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वह हमारी पहचान है, हम उससे जाने जा रहे हैं और ये बड़ी उपलब्धि है। एक और चीज, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारी जो जनजातियां हैं या भाषिक विविधता है, तो क्या ऐसी कोई चुनौती का आपको सामना करना पड़ा कि हिंदी और जो बाकी और क्षेत्रीय बोलियां हैं उसमें भी आपको क्या अपनी सामग्री तैयार करनी पड़ी? ऐसी कोई आवश्यकता कभी लगी या कोई टकराव की स्थिति? निश्चित तौर पर सर, जो क्षेत्रीयता का प्रभाव है वो निश्चित तौर पर रहता है। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्रीयता को अपनाना हमें होगा, उसके बिना हम अपना वजूद स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस स्थान पे हम रह रहे हैं वह बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में रह करके
और हम यह चाहें कि हम बुंदेली से परहेज करें, ये कैसे संभव है? इसलिए हमें उस स्थान की जो लोक संस्कृति है, जो बोली है, जो वहां का लोक व्यंजन है, जो वहां के लोक गायन है, उसको स्वीकार करना होगा और उसे लेकर के चलना होगा। यदि हम उसको पीछे रख करके हमें चाहें कि हम अपने हिंदी का वर्चस्व स्थापित करें, तो ये संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जो लोक वाला पक्ष है उसका तो ध्यान रखना ही होगा। और अच्छी बात है कि आप लोग इस दिशा में ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी भी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, वो भी कहते हैं कि बी वोकल फॉर लोकल। तो लोकल जो क्षेत्रीय अस्मिता है उसका ध्यान तो निश्चित रूप से रखना ही चाहिए। एक और जिज्ञासा मेरे मन में हो रही है तिवारी जी, आप पुनः निवेदन है कि आप माइक को ऑन ही रखें, नहीं तो बीच बीच में आपकी तस्वीर चली जाती है। मैं ये जानना चाहूंगा, जो अलग अलग फॉर्मेट्स में आप जनसंपर्क के लिए सामग्री तैयार करते हैं, तो उनमें जो भी नए लोग आने वाले हैं या आपके जूनियर हो, ऐसी कौन कौन सी सावधानियां रखें ताकि जो सामग्री है, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, एनिमेशन हो, वो गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार हो? तो इसकी कुछ चेक पॉइंट्स या कुछ विशेष दिशा निर्देश या कुछ इस दिशा में मार्गदर्शन आप देना चाहेंगे? सर, नए लोगों को सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वह भाषा की शुद्धता की है। हम जो भी विषय वस्तु का लेखन करें या जो प्रकाश में लाएं, वह शुद्ध हो, वह प्रामाणिक हो, और वह जो भी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को ध्यान में रख करके लिखी गई हो। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य से हम भटक जाते हैं। हमारा कार्यक्रम तो कुछ हुआ, लेकिन उसको हम आकर्षक बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए हम उसकी जो मूल आत्मा है उस आत्मा को छोड़ देते हैं। इसलिए आत्मा को, जो मूल आत्मा है उस कार्यक्रम की, उस संस्थान की, उसको केंद्र में रख करके और भाषा की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए हम प्रामाणिक रूप से जो भी तथ्य हम रख रहे हैं वह प्रामाणिक रूप से रखें कि वह किसी भी प्रकार का उस पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठे। मान लीजिए हमने कह दिया कि हमारे विश्वविद्यालय में ये कोर्स चल रहे हैं और उसकी फीस इतनी है, तो यदि वह किसी दूसरे माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति पता करे तो उसकी प्रामाणिकता में कोई कमी न आए, कोई संदेह न हो। और यदि इस तरीके का कोई बात आती है तो निश्चित तौर पर वह संस्थान के लिए या किसी भी दल के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए वह हमेशा प्रतिष्ठा के शिखर पर ले जाता है उसको। आपने दो बातें प्रमुख रूप से की। एक तो बहुत ज्यादा जो प्रमुखता से बताई आपने कि कार्यक्रमों की जो रिपोर्टिंग है जनसंपर्क के आपके क्षेत्र में, और दूसरी बात अभी आपने की कि दाखिलों से संबंधित जो सूचनाएं हैं या विभिन्न पाठ्यक्रमों के जो फीस की सूचनाएं हैं उनकी बात की। मैं ये जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के रूप में एक प्रतिष्ठित, आपका करीब 25 वर्ष पुराना संस्थान है, विभिन्न कॉलेज आपके चल रहे हैं करीब 25 वर्षों से, 2000 से, तो जनसंपर्क को लेके कोई विशेष नीति भी बनाई जाती है, या यदि कोई नीति है? क्योंकि एक तो कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हो गई या एडमिशन के समय फीस की बात हो गई, इसके अलावा जो आपकी आंतरिक पब्लिक है, मतलब आंतरिक ऑडियंस है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडियंस है, उसके संपर्क में रहने के लिए उनसे निरंतर इंटरेक्शन, प्रतिक्रिया, मतलब अंतरक्रिया उनके साथ करते रहने के लिए कुछ विशेष रणनीतियां आप लोग बनाते हैं? निश्चित तौर पर सर, संस्थान के द्वारा एक नीति के तहत कि कोई निर्णय लिया जाता है, कोई कार्यक्रम किया जाता है। और जब हम जनसंपर्क की नीति की बात करते हैं तो उसका एक अलग से विभाग है विश्वविद्यालय में, और उसमें कई लोग काम कर रहे हैं। अलग अलग स्तर पर अलग अलग व्यक्तियों का काम बटा हुआ है कि किसको प्रतिवेदन तैयार करना है, किसको फोटोग्राफ लेनी है, किसको उस तरीके से कहाँ पे सेट करना है। और ये आप सिर्फ कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको जो है ना विस्तृत रूप से जानना चाह रहा हूँ। क्या उस दिशा में कुछ काम हो रहा है? कार्यक्रम से इतर, थोड़ा सा कार्यक्रम से इतर और प्रवेश की जो प्रक्रिया है उससे इतर, जो एक सतत चलने वाली जो जनसंपर्क प्रक्रिया है, उस दिशा में भी क्या
कुछ किया जाता है। मैं समझता हूँ, देखिए आप पूर्णकालिक जो है सहायक प्राध्यापक हैं, अलग से कोई वहाँ जनसंपर्क अधिकारी नहीं है, आप ही काम देखते हैं, लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा है कि इसके अलावा कुछ करने की योजनाएं बनती हैं आपकी सालाना या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक बैठकों में, विशेष रूप से जनसंपर्क विभाग को लेकर? निश्चित तौर पर सर, विश्वविद्यालय के द्वारा अलग अलग जो विभाग हैं, जो संकाय हैं, उन संकायों के द्वारा संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, संवाद स्थापित किए जाते हैं। कई जो व्यक्तित्व विकास के जो कार्यक्रम हैं वो निश्चित तौर पर किए जाते हैं। वो उसकी एक समय सारणी होती है, विश्वविद्यालय का चार्ट बना है, उस चार्ट के आधार पर हर विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है उसमें। ठीक है, मैं थोड़ा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। वो ये कि आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि सभी तरह के मीडिया, आपका इंटरनल छोड़ के, आप जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने खुद के हैं उसको छोड़ के जो बाहर का मीडिया है, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल मीडिया हो, उसमें आपके द्वारा भेजी गई जो भी खबरें हैं, सूचनाएं हैं या जनसंपर्क के और जो सामग्री है, उसका प्रकाशन या उसका ब्रॉडकास्ट या उसका पोस्ट होना सुनिश्चित हो, इसके लिए क्या रणनीति आप अपनाते हैं संगठन के स्तर पर? इसके लिए बीच बीच में सर, जो भी मीडिया कर्मी हैं उनको बीच बीच में बुलाया जाता है और बाकायदा जो तात्कालिक जो मुद्दे रहते हैं विश्वविद्यालय के या फिर जो समाज के हैं या फिर क्षेत्र के हैं, उन मुद्दों पे चर्चा की जाती है कि किस तरीके से इसको हमें बढ़ाना है। और इसके लिए सभी मीडिया कर्मियों को बीच बीच में लगभग 2 या 3 माह में एक बार उनका विश्वविद्यालय में बुलाया जाता है उनको, और इस सब बातों पर भी साथ चर्चा होती है। ठीक। एक और चीज की, जब हम जनसंपर्क करते हैं, आपने विश्वसनीयता की बात की, तो आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि विश्वसनीयता और पारदर्शिता जो है वो पूरी तरह से बनी रहे? उसके लिए कुछ विशेष रणनीतियां या कुछ दिशा निर्देश आपके प्रबंधन की ओर से, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बनी रहे? सर, विश्वसनीयता का जो दूसरा पक्ष है वो सत्यता है। यदि हम कोई कार्य सत्य की कसौटी पर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी विश्वसनीयता में कमी नहीं आएगी। जब हम उसको घालमेल कागजी कार्रवाई के रूप में करते हैं और प्रकाश में लाना चाहते हैं दूसरे रूप में, तो उसमें फिर विश्वसनीयता की कमी आना स्वाभाविक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी भी विश्वविद्यालय स्तर पर या फिर महाविद्यालय स्तर पर या फिर किसी भी संस्थान की बात हो, जब हम कोई भी कार्यक्रम कराएं या कार्यक्रम को छोड़ दें, उस संस्थान की विश्वसनीयता यदि रखना है तो हमें सत्यता की कसौटी पर हमेशा खरा रहना होगा। जी बिल्कुल। तो एक और चीज मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूंगा, मुझे लगता है मैं आपसे प्रश्न थोड़ा सा रुक के लेता हूँ, प्रोफेसर अरोड़ा जी को जो है निकलना है। मैं निवेदन कर अरोड़ा जी से कि अब तक जो आपने सुना और जो आज का अवसर है, बालकृष्ण भट्ट जी की 100 जयंती है और ये जो विषय है, आप खुद एक उच्च शिक्षण संस्थान में हैं, करीब 2.5 दशकों से आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुभव में अध्यापन का अनुभव है। आप इस चीज पे भी प्रकाश डालें कि जो जनसंपर्क का मुद्दा है वो कितना जरूरी है और इसकी क्या चुनौतियां हैं, और जो भी और कुछ आप जोड़ना चाहें, माननीय प्रोफेसर अरोड़ा जी। धन्यवाद शैलेश। सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, मैं तिवारी जी की बात को बहुत गंभीरता से लगातार सुन रहा था और मैं समझ पा रहा था कि जो किसी भी विश्वविद्यालय के लिए लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब कोविड का दौर आया था तो उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने, क्योंकि भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में उसका नाम आता है और उसमें प्रवेश की प्रक्रिया बहुत कठिन प्रक्रिया शुरू से रही है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ तक कि फॉर्म भरने की जब संख्या की बात करें तो लाखों की संख्या में हमारे पास फॉर्म आते हैं, और ऐसी स्थिति में उस प्रवेश प्रक्रिया को कितना सुलभ और कितना सहज बनाया जा सके
इस विषय में लगभग 2019 और उससे पहले से विचार आरंभ किया जा चुका था। कोविड अगर न भी आता तब भी शायद हम उन स्थितियों से पहले से ही परिचित हो चुके थे। और कोविड आने की स्थिति में ये जरूर रहा कि उसके एक सकारात्मक पक्ष हमारे सामने उभर कर आया कि हम जनसंपर्क को ज्यादा व्यावहारिक तरीके से लोगों के सामने पहुंचा सके। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में जब फॉर्म भरे जाते हैं तो पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लगभग 3-3.5 लाख फॉर्म जब आते हैं हमारे पास, और उन फॉर्म की स्क्रूटनी करना और उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरीके से एक सिस्टमेटिकली तरीके से प्रवेश के लिए कि किस विद्यार्थी को किस विषय में जाना है, कौन सा कॉलेज चयन करना है, और सभी कॉलेजेस और सभी विषयों के चयन करने की अपनी प्रक्रिया का निर्धारण जो वो सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से आराम से किया जा रहा है। और किसी भी कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया बहुत सहज हो चुकी है, यानी कि विद्यार्थी को अब दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है, वो घर पर बैठकर अपना प्रवेश ले सकता है। और उसे अगर लगता है कि ये कॉलेज में जाने के बाद अपने आप को अपग्रेड करना है तो उसके पास वो विकल्प भी रहता है। और वो 3 बार इस विकल्प का चयन करने के बाद जब उसका प्रवेश पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाता है तो विश्वविद्यालय अलग अलग कॉलेज का डाटा जो उनके पास होता है फिर उसके बाद ओपन भी करता है, ताकि उसके बाद फिर ओपन प्रक्रिया से जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12th के मार्क्स पर जो उनको लगता है कि प्रवेश लेना है वो फिर एक अंतिम चरण में प्रवेश की प्रक्रिया वहां भी बनकर चलती है। ये डिजिटल क्रांति का दौर तो हम 2014 उससे पहले से ही लगातार मानकर चल रहे थे कि हाँ होना चाहिए। और भारत जैसा देश जिसकी जनसंख्या एक बहुत बड़े विशाल जन समुदाय के रूप में जाना जाता है, तकनीकी तौर पर और खास तौर पर इंटरनेट की दुनिया में जितने बड़े विशेषज्ञ भारत के पास हैं उतने बड़े विशेषज्ञ किसी अन्य देश के पास नहीं है। यहाँ तक कि जिन देशों में अगर तकनीकी दक्षता के संदर्भ में विचार किया जाए तो बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल हैं वो सब लगभग भारतीय ही हैं, और बड़ी कंपनियों में भारतीयों का एक बड़ा वर्चस्व भी रहा है। उसका एक विशेष कारण ये है कि हम बदलती हुई दुनिया के साथ साथ अपने आप को बहुत तेजी से बदल लेते हैं बड़ी आसानी से। हमारे लिए वो एक बहुत सहज प्रक्रिया में रहती है। जब हम उच्च शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में ये विचार करके चलते हैं कि हमें किस तरह से विद्यार्थियों के साथ, किस तरह से समाज के साथ और किस तरह से शिक्षाविदों के साथ अपना एक संपर्क स्थापित करना है, और ऐसा जनसंपर्क जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था भी उचित बन सके और उसे वैश्विक स्तर पर अन्य शिक्षण संस्थानों के समानांतर उस व्यवस्था को हम पूरी तरह से स्थापित भी कर सके। हो सकता है ये बड़ा दुर्भाग्य है कि विश्व के अगर 500 बड़े संस्थानों की बात की जाए संपूर्ण विश्व की तो उसमें भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं आता। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर है या भारत की शिक्षा के संदर्भ में जो शिक्षा की ज्ञान परंपरा है वो कहीं कमजोर है, ऐसा नहीं है। विश्व के संपूर्ण विश्व के जो शिक्षण संस्थानों की जो पैमाइश का पैमाना है, यानी कि उनको गणना करने का पैमाना है, वो पैमाना विश्व की कुछ अन्य संस्थाएं करती हैं, जिनमें भारत जैसी संस्था को जब हम समानांतर स्तर पे लेकर चलते हैं उन विश्वविद्यालयों को, तो उनके पैरामीटर्स को वो इसलिए खरे नहीं उतरते कि यहाँ पर केवल एक पक्ष ऐसा आता है जहां सबसे ज्यादा कमजोर भारतीय रहे हैं, और वो पक्ष आता है रिसर्च के संदर्भ में। जब ये बात नई शिक्षा नीति जब बन रही थी उससे पहले ये विचार किया गया था कि हम सबसे पीछे कहाँ हैं, तो हमारे पास 2 ही प्रश्न सबसे पहले प्रमुख रूप से ऊपर आए कि क्या हम अपनी भाषाओं में अपनी शिक्षा को संपूर्ण समाज तक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। दूसरा, क्या हम तकनीकी तौर पर इतने समर्थ हैं कि उन भाषाओं को एक वैकल्पिक माध्यम से, यानी कि संपूर्ण भाषाएं उस तकनीकी के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके और उसमें शिक्षा के प्रत्येक जो अनुशासन है उनमें वो शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। इन दोनों प्रश्नों के भीतर से ही तीसरा प्रश्न निकल कर आता है कि इन सबके लिए आवश्यकता है कि क्या हम आज तक अपने क्षेत्र में नवाचार को, इनोवेशंस को लेकर आ रहे हैं, और क्या हम उसके साथ साथ रिसर्च के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम देश हमारी ओर देखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति भारतीयों ने जो संपूर्ण विश्व में की है, यदि वे भारत में रहते तो वो तकनीकी यहाँ पर पहले से मौजूद हो सकती थी। दूसरा एक और कार्य, अगर हम कहते हैं कि दुनिया के तमाम देश हमारी शिक्षा व्यवस्था को कहाँ किस पैमाने पर लेकर चलते हैं, तो मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि भारत विश्व के अनेक ऐसे अनुशासन हैं जो भारत की ज्ञान परंपरा के भीतर से ही निकल कर चले हैं और भारत की ज्ञान परंपरा को पूरी तरह से वो स्वीकार भी करके चलते हैं। आप जानते होंगे भाषा विज्ञान के संदर्भ में, लिंग्विस्टिक के संदर्भ में विश्व के बड़े बड़े विचारकों के विचार हमेशा से ही माने जाते रहे हैं, और ये मानते हैं कि उन्होंने जो विचार स्थापित किए वही विचार दुनिया में श्रेष्ठ विचार है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे जो सस्यूर जैसा व्यक्ति जिसने भारत की जो संस्कृत की कारक विभाजन की
जो प्रक्रिया है उसका न केवल अध्ययन किया, उसमें पीएचडी की और उसने अपनी पुस्तक के अंदर इस बात को संकेतित किया। जब वो अपने संरचनावाद की पूरी एक रूपरेखा तैयार करते, नोट्स तैयार करते, बल्कि कोई पुस्तक नहीं थी, वो एक नोट्स के रूप में थी, जब वो तैयार कर रहे थे उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि भारत के पाणिनि के अष्टाध्यायी से उन्होंने उन सारे विचारों को कहीं ना कहीं पहले स्वीकार किया और उसी परंपरा से वो उस भाषा विज्ञान को देखते हैं, उसी नजरिए से देखते हैं। लेकिन संपूर्ण वैश्विक स्तर पर जब उस प्रक्रिया को एक नया रूप देने का प्रयत्न करते हैं तो उसे संरचनावाद उन्होंने नाम दे दिया। लेकिन अगर आप देखें भारत की जो भाषा विज्ञान की स्वनिम व्यवस्था है वही संरचनावाद का पूर्ण रूप है, यानी कि अगर उसे देखें तो वही है। उसमें भी भाषा को हम अलग अलग स्वर और व्यंजनों में खंडित करते हैं तो लोगों के सामने जब लाते हैं तो एक प्रक्रिया हमारे सामने उभर कर आती है। लेकिन क्या भारतीयों ने उस ज्ञान परंपरा को संपूर्ण समाज तक पहुंचाने में अपनी योगदान दिया? उसका कारण था कि हम तकनीकी रूप में या डिजिटल क्रांति के दौर में अभी तक उतने आगे नहीं बन सके कि हम संपूर्ण दुनिया को ये बता सके कि हमारा ज्ञान कितना महान और कितना विराट रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, लगभग 10-15 वर्षों की अगर बात करके चलें, तो डिजिटल क्रांति ने तेजी से भारत की उस ज्ञान परंपरा को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने का काम किया है। बल्कि जो उच्च शिक्षण संस्थान अभी तक भारत से बाहर अपनी पहचान नहीं बनाते थे, यानी भारतीय संदर्भों में तो ठीक है, उनकी अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन विश्व के अन्य देशों के विद्यार्थी अब भारत के उन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे। उसका कारण है उन्हें ये पता चल गया कि यहाँ की संपूर्ण ज्ञान परंपरा वो एक ऐसी परंपरा है जिससे हम तकनीकी आज के आधुनिक जो पूरे विज्ञान है उनकी संरचना को न केवल समझ सकते हैं और उसके माध्यम से हम नए तकनीकी नवाचार को भी लोगों के सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो ये एक पहला प्रश्न यहाँ उठता था कि हम तकनीकी रूप से अगर अपने आप को दक्ष बना पाने में पूरी तरह से समर्थ हैं तो अपनी शिक्षण व्यवस्था में इस प्रक्रिया को कैसे नहीं ला सकते। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ उभर कर आता है कि भारत में एक विशाल जन समुदाय होने के कारण उन संसाधनों की कमी कहीं ना कहीं हमें आज भी खलती है। ऐसा नहीं है कि हम तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, लेकिन उस तकनीकी दक्षता का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, ये सारी जानकारी उन विद्यार्थियों को, सामाजिकों को पहुंचाया किस तरीके से जाए। हमारे पास सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो तमाम प्लेटफॉर्म्स का हम उपयोग क्या कर रहे हैं, किस रूप में करके चल रहे हैं, ये अगर जानने की कोशिश करें तो शायद हम उसे शिक्षा के साथ संबद्ध कर पाने में अभी तक समर्थ नहीं हो पाए। लेकिन अधिकांश जन समुदाय जब इनके अंदर न केवल जुड़ा हुआ है बल्कि अपने आम जिंदगी में उससे बाहर निकल पाने में प्रयत्न भी नहीं कर रहा। लेकिन पिछले कुछ समय से मैंने देखा है, चाहे यूट्यूब के चैनल्स हों, चाहे वो इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील्स हों, या इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपने अपने क्लिप्स बनाकर डाली हैं, चाहे फेसबुक पर क्लिप्स बनाकर डाली हैं। अब शिक्षा के बदलते हुए स्वरूप में अपनी बात को लोगों तक लाना, अपने विषय या अपने अनुशासन के संदर्भ में अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा पाना, ये उनके लिए बड़ा आसान हो गया है। और विद्यार्थियों को जो चीज चाहिए वो संक्षिप्त जब वो चीजें उन्हें मिल पाती हैं तो उनको न केवल वो ग्रहण कर पाते हैं बल्कि उस व्यवस्था में अपने आप को इस तरीके से ढाल भी देते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद अब तकनीकी जो उनका ज्ञान, तकनीक संसाधन है, उनसे उस ज्ञान को एक विराट स्तर पर अपने भीतर भी ले सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार दूसरे लोगों तक भी आसानी से पहुंचाकर चल सकते हैं। मुझे लगता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के पास आज वो संस्था पूरी तरह से मौजूद है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो या भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय हो, उन्होंने अब तमाम पर शिक्षा के संपूर्ण पैमानों को, संपूर्ण जो ज्ञान के आधार है, अनुशासन है, उनके लिए न केवल नोट्स बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम किया, वीडियो लेक्चर्स तैयार कर करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो जब सरकार ये काम कर रही है तो आम व्यक्ति उस काम को कर पाने में पूरी तरह से समर्थ है और उसके बाद व्यवस्थाएं भी है। जानते हैं उनके ऊपर ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो ओपन, मतलब यानी कि अपनी ओर से कर लाते हैं, उनको लाखों रुपए की उनसे आय हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा माध्यम भी हमारे पास बन चुका है, बल्कि सशक्त माध्यम के रूप में हमारे पास ये एक साबित हो चुका है। और मुझे लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं, भारत के सभी विश्वविद्यालय इस दिशा में पहल कर रहे हैं। और मुझे आने वाले समय में, चाहे वो दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, भारतीय और भारतीयों की शिक्षा बहुत प्रभावी स्तर पर अपनी पहचान साबित करके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी। आपने भारतीय ज्ञान परंपरा और उच्च शिक्षण संस्थानों में जो जनसंपर्क की स्थिति है दिल्ली विश्वविद्यालय में, विशेष रूप से मैं समझता हूँ इतने फॉर्म शायद ही किसी और विश्वविद्यालय में आते होंगे। इतना कंपटीशन जो है, छात्रों की संख्या भले इग्नू में ज्यादा हो लेकिन वहाँ इतनी प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि
कोई छात्रों की एक सीमित सीमा नहीं है, जितने मर्जी चाहें छात्र जो है दाखिला ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें सीमित हैं, शायद 1 लाख 1.25 लाख के आसपास, या मतलब इसी के आसपास शायद सीटें हैं वहाँ। नहीं नहीं, अभी केवल 70,000 सीटें हैं और अब धीरे धीरे बढ़ाने की बात भी चल रही है, क्योंकि अब नए कॉलेजेस भी खोलने की बात चल रही है। जैसे बढ़ते जाएंगे मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थान बहुत कम है ये, और इसलिए डिस्टेंस को जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है उस पर बहुत फोकस किया जाता है। उसमें अब नए नए विषय आ रहे हैं और मुझे लगता है कि डिस्टेंस और रेगुलर में कोई फर्क नहीं रहा, दोनों की पढ़ाई उसी तरीके से लोगों तक और स्वयं को भी डेवलप किया जा रहा है धीरे धीरे, उसमें बहुत से कोर्सेज आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, और मैं आपको धन्यवाद देने के साथ अब क्योंकि बीच में आप जुड़े, क्षमा चाहूंगा विनोद जी से विशेष रूप से कि मैं नहीं परिचय की बात नहीं है, बस मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे अभी एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए निकलना है, तो बहुत देर से फोन आ रहे लगातार, बस मैं उस वजह से चाह रहा था कि मैं पहले बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम सुन रहे थे प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी का मुख्य अतिथि के रूप में वक्तव्य, और वापस लौटते हैं। कुछ प्रश्न और बाकी हैं तिवारी जी आपसे, और उन प्रश्नों के बाद कुछ प्रश्न जो है हम अपने जो भी दर्शक और श्रोता जुड़े हुए हैं उनसे लेंगे। हो सकता है जो बात हमने की उससे जुड़ी हुई या उससे अलग कोई चर्चा या कोई जिज्ञासा उनके मन में हो। एक जिज्ञासा मेरी ये और है कि हिंदी भाषा का जो प्रयोग है उसके हिंदी में ही जो आपको सामग्री प्राप्त होती है जनसंपर्क के लिए, या जो कच्चा माल कहें, वो आपको किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, और उसके लिए आपको क्या क्या प्रयास करने पड़ते हैं, क्या क्या समस्याएं उसमें आती हैं? वर्तमान दौर में सर हिंदी के लिए तकनीकी टूल्स बहुत हो गए। इस समय एक दौर था जब हमें टाइप कराना होता हो एक पेज, तो हमें 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जा करके और किसी टाइपिस्ट के पास में बैठ करके उसको टाइप कराना, उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग करना, और उसके बाद फिर अपने काम में लेना उस कार्य को, वो बहुत बड़ी चुनौती का। लेकिन आज का दौर, जिस तकनीकी युग में हम जी रहे हैं इस 21वीं सदी में, इतना सहज हो गया है, इतना सहज हो गया है कि हमें कुछ भी लिखना होता है तो हम मोबाइल उठाते हैं और बस उसको टाइप कर देते हैं, और यहाँ तक कि हमें अंगुली भी नहीं चलाना पड़ता है, हम बोल करके उस विषय वस्तु को हम टाइप कर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है और यह सहज उपलब्ध है, न इसमें अधिक धन की बर्बादी है। सहज रूप में आप जो मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं उसमें जो डाटा आपको मिल रहा है उसी में आप अपने मैसेज को टाइप कर ले रहे हैं, अपना शोध पत्र आप टाइप कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि पूरी पीएचडी की थीसिस आप मोबाइल में टाइप करके उसका करेक्शन प्रूफ रीडिंग करके और उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं, तो यह वर्तमान के लिए बहुत बड़ी बात है, और वर्तमान शोधार्थियों के लिए खास तौर से इस बात की हम एक बात और कहना चाह रहे हैं कि इसमें इस समय जो कॉपी पेस्ट की प्रवृत्ति चली है कि हमें कोई विषय दिया गया, बस उसको हमने गूगल गुरु में डाला और गूगल गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके और जो उन्होंने बता दिया एआई के माध्यम से, और बस उसी तथ्य को हम ले जा करके परोस दी। उसमें कितना सत्यता है, कितनी बारीकियां हैं और हम किस चीज को जोड़ सकते हैं, यह देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर जगह हम उस कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इस समय जो मशीनी अनुवाद चल रहा है वो तो अर्थ का अनर्थ कर रहा है, जरूरी नहीं कि हर जगह वह फिट बैठे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। मैं फिर से जो है इस प्रश्न को थोड़ा सा अलग तरीके से समझना चाह रहा हूँ। आपने जो हमें बताया तिवारी जी वो ये कि जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया है, चाहे वो राइटिंग की हो या उसके बाद उसको ऑडियो या इमेज या वीडियो के रूप में बदलने की हो, ये तो प्रोडक्शन की प्रक्रिया हो गई। प्री प्रोडक्शन स्टेज में जो कच्चा माल मिलता है वो आपको कैसे मिलता है, किन किन स्रोतों से आपके पास खबरें आती हैं, या खबरों के अलावा जो और सामग्री है वो, मतलब आपकी जो जनसंपर्क की प्रक्रिया है वो निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, उसके लिए सामग्री आप कैसे जुटाते हैं?
उस सामग्री का जो मूल स्रोत है वो तो अपना विश्वविद्यालय ही है। विश्वविद्यालय के साथ साथ हम उसमें सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया में किस चीज को किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और वह ज्यादा लोगों को प्रभावी बना रहा है, उस तकनीकी जो ज्ञान है, वो जो तकनीकी सूत्र है, उस सूत्र का उपयोग हम करते हैं। इसको सोशल मीडिया की जब आप बात करते हैं, हमने पहले भी कुछ प्रश्नों में बात की, एक बहुत जरूरी जो आयाम सोशल मीडिया का है वो है उसकी इंटरेक्टिविटी, उसकी अंतरक्रियात्मकता। तो आप अपने जो सोशल मीडिया के ऑडियंस हैं उनके साथ इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं, क्या करते हैं? एक तो हो जाती है वन वे बुलेट थ्योरी, जिसको कम्युनिकेशन में कहा जाता है कि आपने शूट किया गई। एक है इंटरेक्शन, तो उस इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए कैसे आप काम करते हैं और क्या क्या योजनाएं आपकी रहती हैं कि इंटरेक्शन आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस का होता रहे? इसके लिए दो चीजें हैं सर। एक तो जो वर्तमान की जो डिमांड है कि कम समय में ज्यादा चीजें हमें उपलब्ध हों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रील्स के माध्यम से या फिर कम संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को रखना, और दूसरी बात कि आकर्षक हो। जरूरी नहीं है कि जो चीज हम कम शब्दों में या कम समय में उपलब्ध करा रहे हैं वह पाठक या दर्शक उसे स्वीकार कर रहा है। तो वह क्या चाह रहा है, उसकी मनोवृत्ति क्या है। मनोवृत्ति इस समय मुख्यतः बाजारवाद पर केंद्रित हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसको हम अलग करके मात्र विषय वस्तु को हम नहीं रख सकते समाज में या लोगों के बीच में। विषय वस्तु तो हम साथ में रखते हैं, साथ ही साथ मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उसको आकर्षक बनाया जाए कि ज्यादा वह प्रभावशाली हो और अधिक से अधिक लोग उसको देखें, सुने और उस पर मनन चिंतन करें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है तिवारी जी, एक और चीज, डिजिटल मीडिया के साथ साथ आपने एआई, गूगल गुरु जैसी जो समस्याएं हैं उन पर बात की। उनको दृष्टिगत रखते हुए और उनसे इतर आप जनसंपर्क में, ये मेरा आखिरी प्रश्न है, मेरी जो जिज्ञासा है, क्योंकि समय भी काफी हो गया, हम इसको धीरे धीरे समेटते हैं। आखिरी प्रश्न यही है कि जनसंपर्क के क्षेत्र में आप कौन कौन सी चुनौतियां देखते हैं जिनका सामना अभी कर रहे हैं या भविष्य में संभावित है कि ऐसी चुनौतियों से हमें निपटना होगा? इसकी जो मूल चुनौती है सर विश्वसनीयता की है कि हम अपनी विश्वसनीयता किस तरीके से कायम रखें, यह सबसे बड़ी प्रश्न है। और उसके लिए हमें स्वयं की रुचि होनी चाहिए। यदि हम कोई भी कार्य दबाव में कर रहे हैं तो वह जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उस तरीके से हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें स्वयं की रुचि होनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ लेखन में शुद्धता, वर्तनीगत शुद्धता, साथ ही साथ विषय वस्तु की संक्षिप्तता, बार बार जो आ रही है बात कि इस समय का जो दर्शक है या जो श्रोता है या जो पाठक है वह विस्तार में किसी चीज को पढ़ने का आदी नहीं है। यहाँ तक कि जब से कोविड का दौर चला और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, यहाँ तक कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी भी क्लास मोबाइल पे लगने लगी, वह भी यह चाहता है कि जो हमारा होमवर्क है, गृह कार्य है, वह मोबाइल पे आ जाए और मोबाइल से ही हम उसको देख करके और उसको पूरा कर लें। तो ये जो चुनौती है, इस चुनौती से हमें निपटना होगा और हमें विषय वस्तु का जो ज्ञान है वह रखना आवश्यक है। जी ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न डॉक्टर हृदय नारायण तिवारी जी से, जिनके माध्यम से हमने हिंदी में जनसंपर्क के विभिन्न आयामों के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की डॉक्टर तिवारी जी से। मैं चाहूंगा कि यदि जो हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनमें से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तिवारी जी से या इस संबंध में कुछ कहना चाहें तो सभी दर्शक लोग आमंत्रित हैं। श्री प्रकाश जी, राजा राम जी, लिडिया जी नागालैंड से हमारे बीच जुड़ी हैं, बहन कल्पना लाल जी, सोमदत्त जी, आप कुछ कहना चाहें तो इस संदर्भ में कह सकते हैं या पूछ सकते हैं तिवारी जी से, बहुत संक्षेप में। है नहीं है किसी का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
इसका मतलब सभी प्रश्नों पर जो है हमने विचार कर लिया है, और ये अपने आप में काफी सफलता वाली बात है कि प्रश्न जो है हमारे दर्शकों के पास नहीं बचे हैं। मैं अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हुए तिवारी जी, मैं अपने परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम के, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ। प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, आप जो भी हमने चर्चा की उस पर टिप्पणी और आपके जो अपने विचार हैं उनसे हमें लाभान्वित करें। माननीय प्रोफेसर मिश्र जी। सभी को नमस्कार। आज के वक्तृता के केंद्र में रहे हृदयानंद तिवारी जी, हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, संचालन का गुरुतर दायित्व का निर्वहन करने वाले शुक्ल जी, और सुदूर मॉरिशस से जुड़े हुए हमारे मित्र जो जिनका स्क्रीन कभी बंद नहीं हुआ मैं देख रहा हूँ, ये इनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है। और तमाम लोग जुड़े हुए हैं, सभी अपने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी। जिस क्षेत्र में तिवारी जी हैं वहां तो पीआरओ का जो काम है, लोग तो पीआरओ ही कहते हैं, वो हिंदी में ही करता है। पीआरओ मध्य प्रदेश में अंग्रेजी में काम नहीं चलाता है। अगर वो तकनीकी विश्वविद्यालय है तब तो समझ में बात आती है, अन्यथा वहां की जो भाषा है वो हिंदी ही होगी। और ठीक कहा आपने, हिंदी अब दक्ष हो गई है। हिंदी के पास शब्दों का अकाल नहीं है। हिंदी के पास उसका अपना खुद का व्याकरण है। थोड़ी चिंता आपने जाहिर की थी शुद्धता अशुद्धता की, तो ये बड़ा संकट है। ये इतना बड़ा संकट है कि मैं तो कभी कभी दुखी हो जाता हूँ। पता नहीं मेरी आंखों में कौन सी बीमारी है कि मुझे गलत लिखा हुआ दिख जाता है। एक कार्यक्रम में जाता हूं, मैं लगातार 5 वर्षों से जा रहा हूं, और हर साल टोकता हूं कि तत्वावधान ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन 5 बड़े शहरों में होगा, जो मध्य प्रदेश में शामिल है, तत्वावधान नहीं लिखने आता है। बड़ी परीक्षाएं जो राज्य के संस्थान कराते हैं, जो सरकारी नौकरियां पूछने की दी जाती है, नाम नहीं लूंगा, जहां प्रश्न पत्र हम ही अध्यापक बनाते हैं, जब वहां मैं देखता हूं कि उनको उज्ज्वल लिखने नहीं आता है, उनको ज्योत्सना लिखने नहीं आता, उनको पैतृक लिखने नहीं आता। और सबके मूल में यही है कि हम अपनी जड़ों से कट गए हैं। जो कम्युनिकेटिव हिंदी चली अंग्रेजी के तर्ज पर, उसने हमें अपनी जड़ों से काट दिया। जिनका संस्कृत अध्ययन है वो जानते हैं कि पितृ है तो पैतृक बना, और पितृ में त्र तो नहीं होता, तो मिहिरी होगा। इस तरह से अनेक शब्द, और धीरे धीरे तो वो कभी कभी तो मुझे ही भ्रम होता है कि यार 50 आदमी यही शब्द निरंतर बोल रहे हैं तो सही हो गया है, क्योंकि 50 आदमी गलत बोलते तो सही हो जाता है। अब दरअसल में तो मान लेते कि चलो यार मेल लगा दो, इसके बावजूद भी लगा के उसको ऐसा उसका गला घोंट देते हैं। अब दिक्कत यह है कि दूसरी भाषा का शब्द है, अरबी फारसी का है, तो हमें बहुत सचेत होकर उसका प्रयोग करना होगा। मेरे एक मामा थे, वो प्रतिभावान छात्र को कहते थे कि इसके भीतर बहुत ब्रिलियंटता है। अब वो ब्रिलियंटता उसको पता नहीं कैसे भाववाचक बनाया। तो ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे आपको जो भाषा के साथ थे। और मैं तो मॉरिशस में रहा हूँ, सोमदत्त जी बैठे हैं, हमारी दीदी बैठी कल्पना जी, वहां अगर गलती से मेरे मुंह से उर्दू निकल जाता था, उर्दू की शब्दावली, प्रचलित शब्दावली, तो लोग कहते थे कि प्रोफेसर जी हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। हमारे देश में उर्दू की स्वीकारोक्ति है, हम हिंदी की एक शैली मानते हैं, लेकिन वहां मैंने देखा कि शुद्धता के आग्रही हैं बहुत लोग, विशेष रूप से आर्य समाज से जुड़े हुए लोग। और आर्य समाज वहां हिंदी के लिए बहुत ही काम कर रहा है। जितने सरकारी प्रतिष्ठान नहीं कर रहे हैं, सरकारी विभाग नहीं कर रहे हैं, आर्य समाज कर रहा है अपनी तरह से, और जो अपने तरह से लोग लिख पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं। तो शुद्धता अशुद्धता का त्याग करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और
विश्वविद्यालयों की अपनी कुछ नैतिकताएं हैं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ निषेध हैं। उनको आप ये कह लीजिए कि चाहे वो सरकारी विश्वविद्यालय हो चाहे प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, हर जगह जब ये आय व्यय से जुड़ गया, सरकारी विश्वविद्यालयों में भी हमें कहा जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय भी अपने IRG जनरेट करें, इनकम रेवेन्यू, इंटरनल रेवेन्यू जनरेट करें। हम अगर अपने आंतरिक संसाधन बढ़ाएंगे, फी बढ़ाएं, हम कुछ कोर्सेज चलाएं, और तो ऐसी स्थिति में तो फिर जब लाभ हानि का मसला आ जाता है तो ये शुद्ध रूप से सरकारी स्तर पर व्यापार है, और जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है उनका तो आधार ही है व्यापार, उनके लिए तो व्यापार है। और ये अलग बात है कि मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इस तरह से मिशन है कि नहीं हम उस क्षेत्र में शिक्षा का विकास और प्रचार प्रसार कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लिखते जरूर है, जब वो बनाते हैं विधानसभा में जाता है पास होने के लिए, तो कई जगह मैं भी हूँ, मैं देख रहा हूँ किस तरह से विश्वविद्यालयों में तो, और ये बीमारी राज्य सरकार के विश्वविद्यालय में भी है, प्राइवेट विश्वविद्यालय में भी। जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति हो गई कि आर्थिक विपन्नता के शिकार हो गए विश्वविद्यालय, आने वाले दिनों में आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विश्वविद्यालय भी बेच दिए जाएंगे, या एक जिसको कहते हैं ना प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलेंगे, कि PPP जो पैटर्न है। तो ये में तो सफल हो गया, सफल है भी, क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसलिए वहां तो ये कार्यक्रम सफल हो सकते हैं। कि हमारे देश में विश्वविद्यालय जब अपने कार्यक्रमों का प्रचार करता है तो विशेष रूप से प्राइवेट विश्वविद्यालय जो है उनके लिए तो उनके वो पाठ्यक्रम चलें, क्योंकि उन्होंने 4 अध्यापक रखे हुए हैं जिसे कम से कम मूल वेतन तो दे ही रहे हैं, और एक बड़ी संख्या को के जीवन निर्वाह के लिए उनका अपना योगदान है। तो अगर वो विषय चलेगा नहीं, कई विश्वविद्यालयों में प्राइवेट में जोर जबरी हम लोगों ने हिंदी खुलवा दिया, 1-2 अध्यापक रखवा दिया, बाद में बंद कर देना पड़ा, कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो ये संकट तो है। रही बात जो हम जिस मीडिया संचार की बात कर रहे थे, उसमें मुझे जो लगता है कि उसका जो सबसे बड़ा जो काम है एक संपर्क अधिकारी का, कि वो अपने संस्थान की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाए पूरी विश्वसनीयता के साथ है। आज चले जाइए भारत दिल्ली के आसपास, तो एक अशोक या अशोका, पता नहीं कौन सा विश्वविद्यालय है, अशोका है कि अशोक है, जिसकी विश्वसनीयता बड़ी तेजी से बढ़ी है, कि वो बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय, जहाँ अच्छे अध्यापक हैं और ठीक ठाक अध्यापकों को देते हैं और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं वहाँ के अध्यापक। तो अगर इस तरह से गुणवत्ता, तो निश्चित रूप से उस विश्वविद्यालय ने अपना प्रचार तो किया ही होगा, लेकिन अब DU JNU की तरह तो शिक्षा नहीं दी जा सकती वहां। लेकिन जिस तरह से प्रचार हुआ है कि लोगों ने कहा कि नहीं, DU JNU से रिटायर्ड लोग भी जाकर के वहां ज्वाइन कर रहे हैं और एक बेहतर दे रहे हैं। ये सच है कि जब हम किसी प्राइवेट संस्थान में जाते हैं तो अपना 100% देते हैं। मैं त्रिपुरा में हूँ, 1, 1.5, 2, 2.5 क्लास है हमारे, लेकिन मैं मॉरिशस में था तो 9:15 से लेके रात तो कोई ठिकाना ही नहीं, 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, 10 बजे, तो वहां काम करना मजबूरी। लेकिन अपने विश्वविद्यालय में अगर हम 1.5 क्लास पढ़ा करके, क्योंकि उससे अधिक वर्कलोड नहीं है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो स्थिति यह है कि सबसे बड़ा कुठाराघात हिंदी पर ही हो रहा है या भारतीय भाषाओं पर हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा ही, भारतीय भाषाएं ही जनाधार आधार हैं, उसी पर पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। कर्नाटक की समस्या देखिए कि वहां हिंदी खत्म हो रही है, क्योंकि उनको एक विकल्प दे दिया कि एक भारतीय भाषा, तो वो बच्चा संस्कृत पढ़ लेगा, हिंदी नहीं पढ़ेगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम पढ़ लेगा, दूसरी हिंदी क्यों पढ़ेगा? और हिंदी का अपना एक दूसरे तरह का सांप न्योले का संबंध है उन लोगों से, तो इसका भी खामियाजा भाषा भुगतती है। तो सहजता के साथ क्या हिंदी संपर्क अधिकारी के व्यवहार में केवल पाठ्यक्रमों के प्रचार प्रसार में, कि और चीजों में भी शामिल हिंदी है किसी रूप में, वो वहां एक बड़ा संकट है। और जनसंपर्क का विस्तार अगर हमें करना हो, ठीक कहा था शुक्ल जी अपने शुरुआती वक्तव्य में कि जब वोट मांगने जाते हैं तो जनता की भाषा में वोट मांगते हैं, तो यही तो विडंबना है कि जनता की भाषा और सत्ता की भाषा के बीच का जो अंतर है वो पाटने की जरूरत है। अगर वोट हम भारतीय भाषा में मांगते हैं तो सत्ता की भी भाषा वही होनी चाहिए, जो नहीं हो सके दुर्भाग्य से आज भी नहीं है।
आज भी हम लाख अनुवाद की तकनीक की सुविधाएं हो गई हों, लेकिन हम हिंदी में भी अंग्रेजी से ही अनुवाद करते हैं। हिंदी की दशा तब सुधरेगी जब हिंदी में लिखा जाएगा और अंग्रेजी में उसका अनुवाद हो, या अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो, या अन्य विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो। जैसे ही अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की बात आएगी तो तिवारी जी ने जिस तरह से कहा कि बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। और हमने तो देखा कि यूपीएससी की परीक्षा में जिस तरह से अनुवाद का प्रश्न रहता है, आपको आश्चर्य होगा कि वहां मैं देख रहा हूं कि अंग्रेजी समझ में आ रही है मुझे, लेकिन हिंदी पढ़ रहा हूं तो मुझे ही नहीं समझ में आती। मैं हिंदी का अध्यापक हूं तो मुझे ही आत्मग्लानि भी होती है और मेरे भीतर एक कॉम्प्लेक्स आता है कि क्या सही मुझे नहीं आ रही है हिंदी। और वो बड़ा संकट है। जब मैं देख रहा हूं कि आयरन प्लांट से जहां लोहे की फैक्ट्री है वो लौह पौध कर देते हैं, तो दिक्कत तो होगी ही। तो जब तक हम अनुवाद और एआई ने तो और हमें कमजोर कर दिया है। एआई बेचारा क्या करेगा, उसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसे जो दिखता है उसी को आपको सामने दे देगा। अब हमें अपना जागृत विवेक है, क्योंकि अगर ज्ञान बिना विवेक के है तो ज्ञान बड़ा खतरनाक है। रावण के पास भी तो ज्ञान था लेकिन विवेक नहीं था। तो विवेक के साथ अगर ज्ञान, तब तो ठीक है। तो भाषा के स्तर पर अगर हम हिंदी या भारतीय भाषाओं की बात करें, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो भारतीय भाषाओं की भी बात की गई है, तो भारतीय भाषाओं की सहयोगी सहचरी के रूप में ही हिंदी रहेगी। हिंदी नेतृत्व करेगी, इंजन के तरह होगी, बाकी डिब्बे होंगे तो समानांतर चलेंगे, पीछे नहीं चलेंगे। क्योंकि भाषा को लेकर सबके भीतर एक तरह का जो जिसको अंग्रेजी में असर्ट कहते हैं, प्रतिरोधी क्षमता जो है, प्रतिरोध का जो भाव है, अब होना भी चाहिए, क्योंकि मातृभूमि मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जब तक हम एक दूसरी जो सशक्त तथाकथित सशक्त भाषा है उस व्यामोह से अगर हम मुक्त नहीं होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि। और आज का चूंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण था और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम जुड़े हुए हैं जहाँ जनसंपर्क के रूप में हिंदी, तो मुझे लगता है कि जब हम कुछ सामान बेचते हैं और जनता की भाषा में बेचेंगे तो निश्चित रूप से पहुंच दूर तक होगी। और विश्वविद्यालय जो बड़ी बड़ी चारदीवारी बना लिए हैं, उस चारदीवारी से कहीं ऐसा न हो कि नक्कार खाने में तूती की तरफ आवाज बाहर ही न जाए। तो वो उस संभावना को नकारते हुए हिंदी एक ऐसी भाषा है जो उस चारदीवारी से बाहर निकल करके जा सकती है, उसकी आवाज सुनी जा सकती है। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि देश में भी हर जगह है, अब वो समस्या नहीं है। समस्या अगर है तो थोड़ी बहुत राजनीति को लेकर है। लोकतंत्र में इतना तो चलता ही रहेगा। भारत कभी चीन नहीं हो सकता, भारत कभी टर्की नहीं हो सकता, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि कभी यहाँ कोई कमाल पाशा पैदा हो जाए या चीन के शासक पैदा हो जो रातों रात कह दे कि मंडारी नहीं रहेगी। अरे भाई, वहां भी कोस कोस पर पानी और 4 कोस पर पानी बदलती होगी। मंडारिन मानक एक चल रहा है, लेकिन सुदूर चीन के गांव में जो भाषा बोली समझी जाती है वो मंडारिन जो मानक है वो नहीं है। हर जगह वही स्थिति है भाषा को लेकर। हमें एक सेतु बनाना होगा, उस सेतु के रूप में हिंदी सेतु बने और भारतीय भाषाएं जुड़े और हिंदी नेतृत्व करेगी, ये हमें विश्वास है। और जब हम संचार और व्यवहार की बात करेंगे, व्यापार की बात करें, तो व्यापार, संचार, व्यवहार, इन तीनों के लिए हिंदी एक सशक्त माध्यम बन सकती है और एक बेहतर विकल्प हम पेश कर सकते हैं। और चूंकि उच्च शिक्षा की बात हो रही है तो उच्च शिक्षा में हिंदी एक वैकल्पिक माध्यम भाषा के रूप में काम कर सकती है। संभावनाएं हैं। शर्त यह है कि सत्ता की चाबी जिनके पास है, निर्णय उनको लेना है, क्योंकि शिक्षा राज्य का भी विषय है, केंद्र का भी विषय है। केंद्र के अपनी लिमिटेशंस है। गिने चुने 40-45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो 400-500 केंद्रीय विद्यालय हैं, लेकिन राज्य सरकारों के अपने एजेंडे हैं, उनके अपने राजनीतिक मजबूरियां हैं, जिसके चलते वो अपनी तरह की समस्याएं तो नहीं मैं कह सकता हूं, एक अघोषित रूप से एक क्रिएट कर देते हैं, ले आकर रख देते हैं कि ऐसी समस्या है। समस्या ऐसे है कुछ नहीं। सवाल यह है कि हम अभी मैं देख रहा था कि कनिमोझी गई थी तो किसी ने पूछ दिया उनसे कि आपके यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है। कनिमोझी ने क्या कहा? उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता। आदमी पूछ रहा है भाषा की बात, तो अनेकता में एकता कहाँ है? आपके राज्य सत्ता में बैठे हुए लोग तो जहरीली टिप्पणियां करते हैं। तो भाषा को कम से कम इससे दूर रखना चाहिए। और हिंदी जैसी भाषा जिसने कभी वर्चस्ववादी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ी है,
लाल फीताशाही का नेतृत्व कभी उसने नहीं किया। वो तो स्वयं अपने संकट से जूझ रही है। उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है आंग्ल भाषा, जिससे वो मुक्त अगर हो जाए तो शायद बड़ी बात है। तो इन तमाम चीजों को रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक सुखद भविष्य की कल्पना तो हम कर ही सकते हैं। और एक मिशन के तहत, मिशन मोड में अगर हम नीतियों को हिंदी भाषा के माध्यम से जनता के बीच ले जाते हैं तो सकारात्मक परिणाम आएंगे। शर्त यह है कि विश्वसनीयता के साथ हम जनता के बीच में जाएं और सुसंगत तरीके से जाएं, जनता ठगी हुई न महसूस करे। जिस ईमानदारी की बात तिवारी जी कर रहे थे, अगर ईमानदार कोशिश नहीं होगी तो विश्वविद्यालय भी कोट अनकोट कटघरे में खड़े हो जाएंगे। फिर उस विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता संकट में पड़ जाती है और जन सामान्य से उसके कटाव और दुराव स्वाभाविक रूप से है। इसलिए जैसे ही प्राइवेट शब्द हम देखते हैं, विदेशों में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जैसे ही प्राइवेट हम देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं कि पता नहीं कुछ हिडन एजेंडा उनका होगा। फीस 2 लाख बता रहे हैं और पता लगा कि 3-4 सालों में वो 10-20 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं। ये संकट तो है ही। और भारत जैसे गरीब देश में जहां आज भी लोगों की क्षमता नहीं है उच्च शिक्षा में कितनी फीस बड़े पैमाने पर देकर पढ़ सकें, तो ऐसे में एक भाषाई विकल्प और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी उसी को वकालत करती है कि हम क्षेत्रीय भाषाओं के सहयोग से, जहाँ क्षेत्रीय भाषाएं समृद्ध हैं वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में, अन्यथा हिंदी में चीजें बने संवरे सुलझे और जाए जनता के बीच में। जनता गर्व से कह सके कि हम भारतीय भाषाओं में शिक्षित हुए हैं, दीक्षित हुए हैं, और उस नई तरह की एक नए तरह के एक वातावरण का सृजन हो जहाँ भाषाई साम्राज्य भारतीय भाषाओं का साम्राज्य हो। हालांकि साम्राज्य शब्द थोड़ा सा असहज कर देता है, भाषाओं का साम्राज्य नहीं होना चाहिए। भाषाओं को तो दिलों में राज करना चाहिए और दिलों तक पहुंचे, और उसके लिए किसी लाठी की जरूरत नहीं है। और भाषाओं की अपनी एक धारा होती है अंतःसलीला, जिसके जरिए लोगों के बीच में जाए और जिसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबका स्वागत सम्मान करते हुए, कल्पना दीदी को प्रणाम करते हुए, जल्दी से स्वस्थ हो जाएं आप, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ लिखना है और लिखवाना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपने जनसंपर्क के साथ साथ ही भाषा के बहुत से ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डाला। और ये भी बात सही है कि जब ज्यादा लोग बोलते हैं तो उसको सच मान लिया जाता है, और ये हो भी रहा है, वास्तव में यही हो रहा है। बहुत सारे गलत शब्द जो हैं वो प्रचलन में है। आपने उज्जवल प्रज्वल जैसे शब्दों की बात कही, 2 की जगह 1 ही जा लगा के लोग काम चला रहे हैं। जल्दबाजी भी हो सकती है उनकी, और संस्थान की उपलब्धियों को भी जनता तक ले जाना है कार्यक्रमों के साथ साथ, और ऐसा करते भी होंगे सभी विश्वविद्यालय। विशेष रूप से जब हम ये देखते हैं कि भाई रिजल्ट आया IAS का, तो जो हम कोचिंग संस्थानों को देखते हैं पूरे अखबार में ऐड होता है कि इसमें से इतनी रैंक हमारी आई, इतनी रैंक आई, इतनी रैंक हमारे जो है 1000 में से 40 बच्चे मेरे संस्थान के, 50 मेरे संस्थान के। तो इस तरह की उपलब्धियां जो है स्कूल भी गिनाते हैं कि हमारे इतने बच्चों ने 90 के ऊपर और इतने बच्चों ने 95% के ऊपर अंक प्राप्त किए। पर मैं थोड़ा सा और इससे आगे करता रहा हूँ उपलब्धियां और कार्यक्रमों के साथ साथ। पिछले 12-14 वर्षों में मुझे जो जनसंपर्क के अतिरिक्त कार्यभार मिले, हमने हमारे जो सोशल मीडिया पेज हैं, अभी मैं हीरा खनन परियोजना में हूँ, तो वहाँ पर मैं ये सब चीज़ें तो करता ही हूँ, लेकिन उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे प्रश्नोत्तर या बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं हैं, इस तरह की चीज़ें हम अपने सोशल मीडिया के पेज पर करते हैं। एक चीज़ उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए। दूसरा, जैसा आप देख रहे हैं पिछले 4-5 कार्यक्रमों में उस दिन विशेष की खोज करके निश्चित रूप से गूगल उसमें मदद करता है। उसकी पुष्टि जरूर करनी होती है कि कब पंडित बालकृष्ण भट्ट जी की जयंती है, कब राज कपूर जी की पुण्यतिथि है या उनकी जन्म शताब्दी हुई है, या जो और अवसर हैं। इस तरीके के पूरे अवसरों को एक कैलेंडर के रूप में तिवारी जी, मैं थोड़ा सा अपने जनसंपर्क के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद कुछ बोलना उचित नहीं है, पर मैं इसे अनौपचारिक रूप से साझा कर रहा हूँ। तो हम उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए प्रतिदिन आधार पे 4-6 पोस्ट डालते हैं, जो कि विशेष रूप से उस दिन विशेष के से संबंधित होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से दिन होते हैं। आज साइकिल दिवस भी था, विश्व साइकिल दिवस। कई जगह आपने देखा होगा शायद सोशल मीडिया पे साइकिल से रिलेटेड बहुत सी पोस्ट थी। और भी कभी कभी ऐसा होता है कि
8-8, 10-10 अवसर उस दिन विशेष के होते हैं, तब हम कोशिश करते हैं यहाँ पर, मतलब मैं ही कोशिश करता हूँ कि मैं लगभग हर मुद्दे पे कुछ ना कुछ, जैसे विश्व शाकाहार दिवस हो गया, या बेटियों का एक दिवस होता है, माताओं का दिवस होता है, महिलाओं के दिवस होते हैं, पुरुषों, ऐसे पूरे जो वर्ष में 365 दिन में करीब 1000 दिवस होते हैं जिन पर हम पोस्ट डाल सकते हैं। और उससे क्या है कि हमारा जो ट्रैफिक है, हमारे जो डिजिटल मीडिया के पेज हैं, मैं समझ सकता हूँ कि एक प्रभारी के रूप में काम करना और फुल टाइम रूप से काम करने में निश्चित रूप से अंतर होता है, क्योंकि आपके जो पूर्णकालिक दायित्व हैं वो अलग हैं। और मैं बस अपनी बात को समेटते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रोफेसर विनोद मिश्र जी का, जिन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में अपने जीवन के लगभग 4 दशक का समय जो है वो दिया है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जनता की जो भाषा है और सत्ता की भाषा, उसके बीच के अंतराल को पाटना बहुत जरूरी है। और ज्ञान के बिना जो, विवेक के बिना जो ज्ञान है वो भी खतरनाक है। और एक जरूरी बात ये कि हमारे देश में जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनकी जो भाषा है, माध्यम है, वो हिंदी भी बन सकती है। और थोड़ा प्रयास करें तो हमारी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं वो सभी बन सकती हैं। जरूरत है तो हम पढ़ने वालों को इस चीज की आवश्यकता है कि हम हिंदी अंग्रेजी को बाइकआउट करके अपनी भाषा में कोर्सेज की मांग करें, पढ़ें उसको, क्योंकि हम उसमें ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। और बातें बहुत सी हैं, कहते ही हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन मैं बस अपनी इन्हीं बातों के साथ पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर मिश्र जी का और हमारे आज के अतिथि डॉक्टर हृदय नारायण तिवारी जी का, जिन्होंने अलग अलग आयामों पर ज्ञानवर्धन किया हमारे साथियों का, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे साथ जुड़े हमारी टीम के सदस्य आदरणीय कल्पना दी, सोमदत्त जी और श्रीपाल जी जुड़े हुए हैं, राजाराम शेवाले जी जुड़े हुए हैं। और अच्छा है कि आप लोग नियमित रूप से जुड़ते हैं। नागालैंड से लिडिया जी जुड़ी हुई हैं, हमारी सबसे जो नई साथियों में से हैं। और बहुत जल्दी वो पूर्वोत्तर में, कुछ ही दिन बाद पूर्वोत्तर में हिंदी शिक्षण, साहित्य और पत्रकारिता पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पे अपना शोध पत्र तैयार करके लिडिया जी को दें। राजाराम शेवाले जी, श्री प्रकाश जी, हरदीप जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबके जुड़ने से ये कार्यक्रम सफल रहा। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो की जा रही है। हम सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है आप सबके साथ साझा करेंगे। अभी थोड़ी सी व्यस्तता हमारी ज़्यादा है, तो बहुत से काम जो है वो साथ साथ नहीं हो पा रहे, क्योंकि बैक टू बैक प्रतिदिन जो है हमें बिना किसी नागे के कार्यक्रम करने हैं। पहले आयोजन कर लेते हैं, रिपोर्टिंग का जो काम है थोड़ा बाद में कर लिया जाएगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत